हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपके जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। और दोस्तों हम अध्ययन करेंगे इसमें फिजिक्स जो है, फिजिक्स की क्लास जो लगातार चल रही है, उसी के क्रम में आज हम पढ़ेंगे उष्मा, हिमांक, क्वथनांक, गलनांक, ये सारी जो चीजें हैं पढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने अध्ययन किया था तापमापी, लेकिन तापमापी में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था कि तापमापी जो होती है वो कितने प्रकार की है। देखिए, तो तापमापी जो होती है, एक होती है द्रव तापमापी, दूसरी होती है आपकी गैस तापमापी, तीसरा हो जाता है आपका गैस तापमापी हो गया। उसके बाद इसमें आता है पूर्ण विकिरण, पूर्ण विकिरण तापमापी हो गया। उसके बाद देखते बच्चों उसके बाद आता है प्लेटिनम तापमापी, और एक होता है तापयुग्म तापमापी। तो इतनी चीजें जो है हम लोगों ने कल अध्ययन कर लिया था, द्रव तापमापी और गैस तापमापी। उसके बाद देखते हैं कि पूर्ण विकिरण तापमापी होता क्या है। पूर्ण विकिरण तापमापी, तो पूर्ण विकिरण तापमापी के लिए करना क्या पड़ता है कि यह जो होता है पूर्ण विकिरण तापमापी, देख लेते बच्चों, ये 1 2 3 5। तो पूर्ण विकिरण तापमापी के लिए देखते हैं। तो पूर्ण विकिरण तापमापी में देखेंगे क्या क्या होता है। तो हम कहा था बच्चों कि यह जो होता है यह स्टीफन के नियम पर आधारित होता है, स्टीफन के नियम के पर आधारित होता है। यह जो है दोस्तों स्टीफन का नियम है, तो स्टीफन के नियम पर भी जो है ये क्या करता है, काम करता है। कि जो स्टीफन का नियम बताया गया था कि जो एनर्जी होती है वह एनर्जी होती है ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब किसी भी वस्तु की जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वह ऊर्जा टेम्परेचर, जो उस वस्तु के टेम्परेचर होगा उस चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये स्टीफन के नियम पर क्या था, हमारा आधारित था। देखिए, इसे हम पायरोमीटर भी कहते हैं, पायरोमीटर। अब पायरोमीटर भी कहते हैं, तो इसी के माध्यम से जो होती है सूर्य का ताप मापा जाता है। इसी के द्वारा जो है सूर्य का ताप भी क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। और इसका प्रयोग जो है 2000 डिग्री सेल्सियस से उच्च ताप मापने का प्रयोग किया जाता है, मापने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग हम कह सकते हैं कि पूर्ण विकिरण तापमापी का प्रयोग जो होता है 2000 डिग्री सेल्सियस से जब उच्च टेम्परेचर मेजर करना होगा, तब जो है हम क्या करते हैं, पूर्ण विकिरण तापमापी का, पायरोमीटर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो 2000 डिग्री सेल्सियस से उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है पूर्ण विकिरण से संबंधित थी। देखो बच्चों, कहीं क्या देता है कि अब 2000, हम कह सकते हैं कि 2000 डिग्री सेल्सियस से
कम ताप को क्यों नहीं मापते, क्यों नहीं मापते? देखिए, यदि आप 2000 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर को यदि मेजर करते हैं तो पायरोमीटर का यूज करेंगे, तो वहां पे पायरोमीटर का यूज करने पर क्या होगी, वो रेडिएशन उत्पन्न नहीं करती है। ठीक है, तो जब रेडिएशन उत्पन्न नहीं करती है तो इसलिए हमारा विकिरण जो होगा वहां पे काम नहीं कर पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2000 डिग्री सेल्सियस कम ताप को क्यों नहीं मापा जाता है, क्योंकि वह वस्तु विकिरण नहीं उत्पन्न करती है, विकिरण नहीं उत्पन्न करती है। तो ये तो बच्चों आपका पूर्ण विकिरण से संबंधित मैंने बता दिया कि क्या क्या घटनाएं होती है, कहां तक इसका मेजर किया जाता है और क्यों नहीं किया जाता है, ये घटना थी आपकी। अब देखिए बच्चों, प्लेटिनम तापमापी क्या होता है? प्लेटिनम तापमापी तो हम कह सकते हैं कि इसमें जिस चीज का प्रयोग किया जाता है, इस तापमापी में प्लेटिनम धातु का प्रयोग करते हैं, प्लेटिनम धातु का प्रयोग करते हैं। हम किसका प्रयोग करेंगे? प्लेटिनम धातु का प्रयोग। और तापमान कितना मापता है? तो यह तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस 1200 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान जो होता है इससे मेजर किया जाता है। तो ये था आपका प्लेटिनम तापमापी। प्लेटिनम तापमापी हम लोगों ने समझ लिया बच्चों। उसके बाद आता है तापयुग्म तापमापी। देखिए, तापयुग्म तापमापी तो इसके द्वारा जो है यह किस पे कार्य करता है, तो हम कहा देंगे कि सीमैक प्रभाव काम करता है। यह जो है सीमैक प्रभाव पर काम करता है। सीमिक प्रभाव काम करता है और इससे जो मेजर किया जाता है वो -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1600 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मेजर किया जाता है। तो टेम्परेचर हम लोगों ने पढ़ लिया। टेम्परेचर से, तापमापी से जितने भी यंत्र जो है यूज किए जाते हैं मापने के लिए, उन सारी चीजों को जो हमने बच्चों क्या कर लिया, संक्षिप्त में पढ़ लिया, जो यहां से आपका क्वेश्चन बनता है। अब देखो बच्चों, पढ़ेंगे हम उष्मा। हीट क्या होती है? देखिए, आप उष्मा समझ सकते हैं बच्चों कि उष्मा होती क्या है। तो उष्मा एक्चुअल में क्या है, आप फील किए होंगे कि एक प्रकार की एनर्जी है। उष्मा क्या होती है? एक प्रकार की एनर्जी ही होती है। जैसे अब देखिए कैसे एनर्जी काम करती है। जैसे मान लीजिए ठंडी के मौसम में क्या होता है, आपको हाथ जो होते हैं सिकुड़न हो जाती है, काम करने को जी नहीं चाहता है, आप जो हमेशा रजाई में घुसे रहते हैं। तो घटना क्या होती है कि जैसे ही आपको आपको थोड़ा सा आप जो है अलाव ताप लेते हैं, या आप जो है विभिन्न प्रकार के जो है आजकल तो है इलेक्ट्रॉनिक सामान चल गए हैं, जिससे आप हाथों को सेक लेते हैं। तो उसमें क्या होती है कि हाथ पांव जो है काम करना शुरू कर देता है। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, हमारे शरीर के अंदर जो है एक प्रकार की ऊर्जा का ही तो काम किया। तो हम कह सकते हैं कि उष्मा क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक प्रकार की ऊर्जा है। उष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है। जो उष्मा जो होती है हमारी, एक प्रकार की ऊर्जा तो होती है, लेकिन उष्मा कहते किसे है? तो उष्मा बच्चों क्या कहेंगे कि हमें कब फील होगा कि हमें उष्मा मिल रही है और नहीं मिल रही है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि उष्मा क्या है? तापांतर। तापांतर को ही क्या कहते हैं? उष्मा कहते हैं। उष्मा क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक प्रकार की ऊर्जा है,
और यह ऊर्जा जो होती है तापांतर पे ऊपर डिपेंड कर रही है कि कितने तापों का अंतर हो रहा है, जिससे हमें फील हो रही है कि ऊष्मा है या नहीं है। उसके बाद देखिएगा बच्चों कि यह किस पर डिपेंड करती है, तो हम कह देंगे कि यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ऊष्मा जो होती है यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। यह वस्तु के द्रव्यमान पर क्या करती है, डिपेंड करती है कि उस वस्तु के अंदर कितनी एनर्जी ऊष्मा होगी। अब देखिए इसके मात्रक की बात कर ले बच्चों, तो मात्रक क्या होता है, तो मात्रक होगा जूल, कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, कैलोरी और किलो कैलोरी जो होती है इसका क्या होता है, मात्रक होता है। और साथ ही साथ जो होता है, जो 1 किलो कैलोरी होती है बच्चों, 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी वो कितने के बराबर होती है, तो वो होती है 4.2 जूल के बराबर होती है। 1 किलो कैलोरी जो होती है बच्चों, वह जो हमारी बराबर होती है 4.2 जूल के बराबर होती है लगभग। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए कि 1 किलो कैलोरी जो होती है वो कितने जूल के बराबर होती है, तो 4.2 जूल के बराबर होती है। एक और पॉइंट आ जाता है बच्चों कि ऊष्मा का प्रवाह जो है किधर से किधर होता है, तो हम कह देंगे यहां पे कि ऊष्मा का प्रवाह, ऊष्मा का प्रवाह, तो जो ऊष्मा का प्रवाह है वो किधर से किधर होता है, तो हम कह सकते हैं कि उच्च से निम्न की ओर होता है, उच्च से निम्न की ओर होता है। सदैव जैसे पनिया जो होता है, जैसे झरना ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, वैसे ही ऊष्मा का प्रवाह जो होता है उच्च से किधर होगा, निम्न की ओर होगा। ऐसा नहीं है कि दो लड़के लड़कियां बैठे हुए हैं और कहीं जो जिसकी शरीर ठंडी है उस ठंडी वाले का तापमान जो है गर्म वाले में चला जाएगा, ऐसा ना होता है। जिसकी बॉडी गर्म होगी उसके शरीर का टेम्परेचर जो होगा, जिसकी बॉडी ठंडी होगी उससे अटैच करेगा, तब क्या होगा, उसका गर्म की उष्मा जो होगी ठंडे वाले के पास जाएगी। तो उष्मा का प्रवाह जो होता है हमेशा उच्च से निम्न की ओर होता है। अब पढ़ेंगे बच्चों हम अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन क्या है, चेंज स्टेट। देखिए चेंज स्टेट होता क्या है, तो चेंज स्टेट कहेंगे किसको, चेंज स्टेट का मतलब होता है कि किसी वस्तु का एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में क्या हो जाना, चेंज हो जाना। मतलब हम कहेंगे कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाना, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या होना, बदल जाना, उसी को हम क्या कहते हैं, अवस्था परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए कि अवस्था जब परिवर्तन होती है तो जो वस्तु होती है उस पर किन किन चीजों का प्रभाव पड़ जाता है। अब देखते बच्चों त्रिक बिंदु क्या होती है। ऐसी वस्तुत्रिक बिंदु का मतलब होता है वह तापमान जिस पर तीनों एक ही अवस्था में पाई जाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसा टेम्परेचर या ऐसे तापमान या ऐसी अवस्था जो ऐसी अवस्था जो तीनों अवस्थाएं, हम कह सकते हैं कि वस्तु की तीनों अवस्थाएं एक साथ पाई जाती है, एक साथ पाई जाती है। अब तीनों अवस्थाएं जब एक साथ पाई जाएगी उसी को त्रिक बिंदु कहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ठोस, द्रव
और गैस जब एक साथ पाई जाती है, एक ही दो, उसी को क्या कहते हैं, त्रिक बिंदु कहते हैं। अब देखिए गलनांक क्या होता है, तो गलेगा भैया कब, जब वस्तु होगी ठोस, और ठोस बनेगा का द्रव। तो हम कह सकते हैं कि ठोस का द्रव में परिवर्तन, ठोस का द्रव में परिवर्तन, जब ठोस का द्रव में परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। ठोस का द्रव में परिवर्तन गलन कहलाती है, गलन कहलाती है। अब गलन की क्रिया जिस तापमान पर होगी, गलन की क्रिया जिस तापमान पर होती है उसे गलनांक कहते हैं, उसे गलनांक कहते हैं। मतलब जिस टेम्परेचर पर अब लगेगा कि अब पूरी तरह से गलना शुरू हो गया, उसी को हम गलनांक कहते हैं। आइए बच्चों, हिमांक क्या होता है, हिम अंक, हिम मतलब होता है बर्फ, अंक जमना। तो मतलब क्या कह रहा है कि हिमांक कब होगी, तो हिमांक की प्रोसेस तब होगी जब कोई वस्तु द्रव में होगी। तो हम कह सकते हैं कि द्रव का ठोस में बदलना, द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है, हिमीकरण कहलाता है, हिमीकरण। द्रव का ठोस में बदलना बच्चों क्या कहलाता है, हिमीकरण कहलाता है। ठीक ना, जो भी द्रव है वो धीरे धीरे क्या बनने, जैसे बर्फ है और बर्फ धीरे धीरे क्या जमना शुरू कर दिया, तो ठोस कहला गया, हिमीकरण कहलाया। लेकिन जिस ताप पर हिमीकरण होती है उस वस्तु का हिमांक कहलाता है, उस वस्तु का हिमांक कहलाता है। मतलब जिस टेम्परेचर पे आपको लग गया कि अब यह क्या हो जाएगा, इसी टेम्परेचर पे 10 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस पे ये जमना शुरू हो गया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, हम इसी को कहते हैं हिमांक कहते हैं। तो हमने बता दिया कि अवस्था परिवर्तन क्या होता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या होता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चल जाना, चाहे ठोस से द्रव, द्रव से गैस में कन्वर्ट हो जाना। फिर त्रिक बिंदु क्या होता है, तो वह वस्तु जिस टेम्परेचर पर तीनों अवस्थाएं एक साथ पाई जाती है, ठोस द्रव गैस, उसको कहते हैं त्रिक बिंदु कहते हैं। गलनांक बता दिए और हिमांक बता दिए। अब देखिए, यदि कह दिया बच्चों कि यदि किसी पदार्थ में, यदि किसी पदार्थ में अशुद्धि मिला दिया जाए, देने पर गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिए भाइयों, कह रहा है कि यदि हम कोई पदार्थ है उसमें मिला देगा अशुद्धि, तो जब अशुद्धि मिला देंगे तो उसके गलनांक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो गलनांक के ऊपर प्रभाव पड़ने का रीजन क्या है, देखिए हम कह देंगे घटेगा, घटता है। अब घटता कैसे, जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कि ये जो आइसक्रीम बेचने वाला होता है, ठीक है, तो जो आइसक्रीम बेचने वाला होता है, ये आइसक्रीम तो बेचता है अपनी, देखिए जो आइसक्रीम बेचने वाला होता है, उस आइसक्रीम बेचने वाले के साथ साथ घटनाएं क्या होती है कि जो अपने बर्फ को जमाने के लिए क्या करता है, चारों तरफ क्या करता है, साइड में नमक डाल देता है। तो नमक डालता है और साथ में बर्फ मिलाता है, तो नमक और बर्फ निकालना है। मान लीजिए बेचारे को बेचना है 12 से 13 घंटे तक, इसको क्या करना है, बर्फ को बेचना है, गलने से बचाना भी है। कंपनी ने प्रेशर दे दिया है कि भाई गलेगा तो तुम ये करोगे। तो अब देखो करता क्या है कि इसको ठंडक भी रखना है, तो उसको क्या पता है, लेकिन वो क्या करता है, वहां पे विज्ञान काम करता है कि यहां पर नमक जैसे डालता है तो नमक क्या हो गई, बर्फ के साथ अशुद्धि हो गई, और जब अशुद्धि हो गई तो वह गलनांक को क्या करेगी, घटा देगी, अर्थात आराम से बर्फ को 10 से 12 घंटे तक वो क्या करता है, बिल्कुल चिल्ड रखता है, ठंड रखता है, जमा करके रखता है। तो ये था हमारा क्या, यदि किसी पदार्थ में अशुद्धि मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपने देखा क्या होता है, घट जाता है।
अब देखिए बच्चों, आता है हमारा क्वथनांक क्या होता है, बॉइलिंग, क्वथनांक। तो क्वथनांक किसे कहते हैं? देखिए क्वथन का मतलब होता है उबलना, द्रव का किस बदल देना, वाष्प में। तो द्रव का वाष्प में बदलने की क्रिया, द्रव का वाष्प में बदलने की क्रिया वाष्पन कहलाती है। लेकिन जिस ताप पर यह क्रिया होती है उसे क्वथनांक कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। अब देखिए जैसे जल है, तो जल जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया जाता है तो वो भाप बनने की क्रिया हो जाती है, तो अब उसमें क्या होता है, उबलना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो जल की टेम्परेचर है, क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो कितनी होती है, 100 डिग्री सेल्सियस होती है। दूसरी बात देखिए, अब प्रश्न यहां कर दे कि यदि किसी वस्तु का दाब बढ़ा दिया जाए, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक क्या प्रभाव पड़ेगा, क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए भैया, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के प्रेशर को हमने बढ़ा दिया, तो जब दाब को बढ़ा दिया तो उसके क्वथनांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब समझिए क्वथनांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए कि आपको जल्दी जल्दी मुर्गा मछली बनाना होता है, तो करते क्या है कि उसको क्या करते हैं, ढक करके बनाते हैं। तो ढक करके बनाते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जो कुकर होता है या जो भी पात्र होता है, उसके अंतर्गत जो होती है गैस, जो भाप बनती है, वो चारों तरफ क्या बढ़ाती है, प्रेशर, दबाव बढ़ा देती है। अब जब दबाव ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके अंतर्गत जैसे दबाव बढ़ेगा तो उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, उबलने की प्रेशर क्या होती है, बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का दाब बढ़ाने पर क्वथनांक क्या प्रभाव क्या पड़ेगा, तो हम कह देंगे क्या होता है, बढ़ता है। क्वथनांक क्या होता है बच्चों, बढ़ता है, क्वथनांक बढ़ता है। ये आंसर होगा आपका। दूसरी बात क्या होती है कि यदि हम अशुद्धि मिला दें, अशुद्धि मिलाने पर भी क्वथनांक बढ़ता है।